नमस्कार। बलदेव राम, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेरठ सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास, और उसमें भी अपन ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांट के 3 जो इसके भाग थे उनका अध्ययन कर लिया। अब अपन अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का जो चतुर्थ पार्ट है, वो है आधुनिक काल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य की प्रमुखता के आधार पर गद्य काल भी कहा है। तो उसका नामकरण, उसका टाइम पीरियड और उसका हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, वो भी इसमें अपन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को गद्य की प्रमुखता के कारण गद्य काल नाम दिया, और इसकी समय सीमा विक्रम संवत 1900 से 1980 यानी 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी से स्वीकार की। अब इस काल के लिए कुछ नाम भी सुझाए गए हैं। वो नाम इस प्रकार हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य की प्रधान प्रवृत्ति को आधार बना करके इसको गद्य काल कहा। मिश्र बंधुओं ने इसको वर्तमान काल नाम से संबोधित किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसको आधुनिक काल नाम से संबोधित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम गद्य काल इसलिए रखा क्योंकि इस काल में गद्य की प्रधानता परिलक्षित हो रही है। तथापि गद्य काल कहने से इस काल का प्रचुर परिमाण में यानी प्रचुर मात्रा में लिखा गया आपके पद्य साहित्य उपेक्षित सा हो जाता है। यानी अपन देखें तो गद्य काल जैसे अपन इसको कहते हैं, तो ये तो केवल गद्य की प्रवृत्ति का ही बोधक है। तो फिर इस टाइम पर जो पद्य लिखा गया वो कहाँ जाएगा? तो ये काल जो है आपके गद्य की जो प्रधान प्रवृत्ति आधार बना करके लिखा गया, तो ये समग्रता का द्योतक नहीं है, इसलिए ये नाम उचित जानना ही पड़ता है। अतः इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त लगता है। इस नामकरण में गद्य और पद्य दोनों प्रवृत्तियों का तो समावेश हो ही रहा है। साथ ही साथ यह नाम ये भी बताता है कि इस काल की प्रवृत्तियाँ पुरानी परंपरा से हटकर नवीन एवं आधुनिक हो गई है। निश्चय ही आधुनिक युगबोध ने साहित्य को दरबारी परिवेश से बाहर निकालकर जनजीवन के निकट ला दिया है। गद्य के अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में हुआ है, इसलिए इस काल के अंतर्गत अपने को हिंदी गद्य के उद्भव और विकास के बारे में भी थोड़ी जानकारी कर लेनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ने श्रृंगार रसमंडन नामक एक ग्रंथ ब्रजभाषा गद्य में लिखा था, जिसकी भाषा परिमार्जित एवं अव्यवस्थित है। इसके उपरांत वार्ता साहित्य की रचना गद्य में हुई। यद्यपि अब तक 100 से अधिक वार्ता ग्रंथ प्राप्त हो चुके हैं, पर महत्वपूर्ण 2 ही ग्रंथ हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। इन दोनों वार्ता ग्रंथों के रचयिता मूल रूप में वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोसाई गोकुलनाथ हैं, जिन्हें अनुयायियों ने विस्तार देकर ग्रंथ का रूप प्रदान किया। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों और 252 वैष्णवन की वार्ता में गोसाई विठलनाथ के शिष्यों का जीवन वर्त है। वल्लभ संप्रदाय का वार्ता साहित्य गोसाई विठलनाथ और गोसाई गोकुलनाथ के वचनामृत पर आधारित हैं, जिसे लिपिबद्ध करने का कार्य श्री कृष्ण भट्ट, कल्याण भट्ट और हरिराय ने किया। हरिराय की गणना ब्रजभाषा गद्यकारों में सबसे ऊपर की जाती है। वार्ता साहित्य प्रायः प्रचारप्रक, शिक्षात्मक और स्वउद्देशीय हैं। उसकी भाषा में तत्सम और अर्ध तत्सम शब्दों की बहुलता है। 84 वैष्णवन की वार्ता 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखी गई, जबकि 252 वैष्णवन की वार्ता औरंगजेब के काल में की गई। नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में है, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन देखने को मिलता है।
गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य का पूरा विकास नहीं हो सका। वार्ता ग्रंथों में उसका परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित रूप उपलब्ध होता है, किंतु आगे चलकर काव्य की जो टीकाएँ लिखी गई उनमें गद्य का रूप बहुत असक्त एवं अव्यवस्थित रहा। जानकी प्रसाद द्वारा रचित रामचंद्रिका की भाषा भी अशक्त एवं अव्यवस्थित हैं। खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण पुस्तक गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा है। इसकी रचना सम्राट अकबर के समय में हुई थी। 1741 ईस्वी में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ गद्य के रूप में खड़ी बोली में लिखा। रामप्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार के थे। इनका गद्य देखकर यह पता चलता है कि मुंशी सदा सुखलाल एवं लल्लूलाल से 60 वर्ष पहले भी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप था। योग वशिष्ठ में प्रयुक्त गद्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सर्वाधिक परिमार्जित और शुद्ध रूप में देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की जिन महत्वपूर्ण कृतियों का उल्लेख अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया, उनके बारे में भी अपन थोड़ा देख लेते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि, और इनका टाइम पीरियड सम्राट अकबर के समय का था। भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी 1741 ईस्वी। पद्म पुराण का भाषा अनुवाद पंडित दौलत राम 1766 ईस्वी। मंडोवर का वर्णन अज्ञात। सुख सागर मुंशी सदा शुक्लाल, इनका टाइम पीरियड 1818 ईस्वी। प्रेम सागर लल्लूलाल 1800 ईस्वी। नासिक केतोपाख्यान सदल मिश्र 1800 ईस्वी। रानी केतकी की कहानी उदयबान का चरित्र भी इसको कहा जाता है। मुंशी इंशा अल्लाह खां 1800 ईस्वी। लल्लूलाल जी आगरा के गुजराती ब्राह्मण थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर की रचना की, जिसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा वर्णित है। लल्लूलाल जी ने इस कृति में अरबी फारसी के शब्दों से परहेज किया है। इन्होंने उर्दू में भी कई पुस्तकें लिखी जिनके नाम हैं सिंहासन बत्तीसी, वेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक। लल्लूलाल जी ने बिहारी सतसाई की टीका भी लिखी जिसका नाम है लाल चंद्रिका। कलकत्ता में इन्होंने एक प्रेस भी खोला था, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी से पेंशन लेने के बाद ये आगरा में ले गए। इस प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा। सदल मिश्र भी फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में काम करते थे। इन्होंने भी कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिक के तोफाख्यान तैयार की। ब्रज भाषा के साथ साथ कुछ पूर्वीपन इनकी भाषा में दिखाई देता है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने विष्णु पुराण से उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक का निर्माण किया और हिंदी में श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किया। मुंशी जी ने न तो किसी अधिकारी की प्रेरणा से और न ही किसी दिए हुए नमूने पर अपने ग्रंथ लिखे। उन्होंने हिंदू की बोलचाल की शिष्ट भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। इंशा अल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी या उदयबान चरित्र की रचना 1800 ईस्वी के आसपास की। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने ठेठ हिंदी में किए जाने की इच्छा व्यक्त की, जिसमें हिंदी को छोड़ किसी और बोली का पुट न हो। तो हिंदी गद्य के इन 4 प्रारंभिक लेखकों में से इंशा की भाषा सबसे अधिक चटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई भाषा थी। इंशा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन 4 लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल को विशेष तवज्जो दिया। मुंशी सदा सुखलाल को हिंदी गद्य का प्रवर्तन करने वालों में स्थान दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए।
इन चारों लेखों का रचनाकाल मोटे तौर पर 1800 ईस्वी के आसपास है, अतः हिंदी गद्य का सूत्रपात भी 1800 ईस्वी के आसपास ही समझना चाहिए। ईसाई धर्म प्रचारकों में से एक विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी और मंगला अनुवाद कराया। इनका गद्य सीधा और सरल है, चलती हुई भाषा का प्रयोग उसमें किया गया है। अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ में कचहरी की भाषा फारसी रही। कुछ प्रांतों में प्रांतीय भाषाएं अदालती कामकाज में प्रयुक्त होने लगी। कुछ प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं सर सैयद अहमद खान ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का भी विरोध किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के पक्षपाती थे तथा अंग्रेजों के कृपा पात्र भी थे। हिंदी की रक्षा के लिए उन्होंने महान कार्य किया और वे बराबर सर सैयद अहमद खान का विरोध करते रहे। गार्सा दे तासी नामक फ्रांसीसी विद्वान ने हिंदी उर्दू के इस झगड़े को फ्रांस में बैठ कर के हवा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को स्थान देना पड़ा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी उर्दू के इस संघर्ष काल में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के पक्षपाती बनकर सामने आए। शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर होने से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे ने काशी से बनारस अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसकी भाषा में उर्दू का पुट था। शिक्षा विभाग में मुसलमानों का दल अधिक शक्तिशाली था, अतः उन्होंने मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण करते हुए आप चलती हुई भाषा का समर्थन किया, जिसमें उर्दू के चलते हुए शब्दों का प्रयोग होता था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी पुस्तकें हैं आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्म का सार, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक आदि। वस्तुतः सितारे हिंद की भाषा का स्वरूप ऐसा था कि वे हिंदी और उर्दू की जो समस्या उसको हल करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, उन्होंने बड़ी चतुराई से हिंदी की रक्षा की, अन्यथा मुसलमान हिंदी को स्कूली शिक्षा से बाहर कर देने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाए हुए थे। तो ये आपके हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसके अंतर्गत, और उसमें भी आपके जो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास उसको अपन ने देखा था, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस का नामकरण भी गद्य काल किया था, क्योंकि इसमें गद्य की प्रधान प्रवृत्ति थी। और इस गद्य के 4 जो प्रारंभिक लेखक थे उनके बारे में अपन ने जाना। अगले अध्याय में राजा लक्ष्मण सिंह और भारतीय सांस्कृतिक जागरण और हिंदी ये क्या है इसके बारे में थोड़ा अपन अध्ययन करेंगे, और फिर बाद में भारतेंदु युग और उस समय की जो प्रवृत्तियाँ परिस्थितियाँ और उसका वैशिष्ट्य क्या है उनका अध्ययन करेंगे।